नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी होने में अब एक चरण का फासला शेष रह गया है, बाकी रह गया है और सातवां चरण जो है, सातवां फेज 1 जून को होना है। आज छठे दौर की वोटिंग भी खत्म हो गई है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये वोटिंग हुई और शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार 54.53%, 54.31, 53 नहीं 31%, 54.31% की पोलिंग हुई और सबसे ज्यादा पोलिंग जो है वो 1 मिनट 54 नहीं बल्कि 58.82% और सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में 78.19% की पोलिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में और आगे और भी कहां क्या कितना ज्यादा हुआ है, झारखंड में उसके बाद 62% है, ओडिशा में 59% है, उत्तर प्रदेश में 54% और जम्मू कश्मीर में 51%, हरियाणा 58% और बिहार में 52%। सबसे कम जम्मू कश्मीर 51.41, उसके बाद नंबर 2 पे बिहार है 52.80, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर 1 पर जो है वह है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 78.19%। टोटल ओवरऑल 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बताते हैं 58.82%। तो आज छठवें दौर की वोटिंग भी इसके साथ खत्म हो गई है 6 बजे के बाद तक, यानी 7 बजे 8 बजे 7 तो बज चुके हैं, लेकिन 8 बजे तक जो अभी अपडेटेड आंकड़े आएंगे वो हम आप तक रखेंगे। पिछले तमाम चरणों की तरह आज भी बीजेपी खेमे में बेचैनी नजर आई, क्योंकि इस बार दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन तमाम राज्यों में उसकी सत्ता को इंडिया गठबंधन से कड़ी चुनौती मिली है। इस बेचैनी से मोदी भी ग्रस्त दिखे और इसका असर उनकी भाषा पर भी आज दिखा। जी हां, आज नरेंद्र मोदी ने बदजुबानी की नई मिसाल पेश करते हुए विपक्ष के नेताओं के लिए मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। जी हां, नरेंद्र मोदी ने मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। मोदी ने बिहार में आरक्षण पर बीजेपी का पक्ष रखते हुए जो कुछ कहा, उससे न केवल विपक्ष का बल्कि महिलाओं का भी अपमान किया गया है। मुजरे जैसे शब्द बोलकर मोदी ने अपनी मानसिकता का परिचय दे दिया है, जिस पर प्रियंका गांधी ने उन्हें जमकर सुनाया। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, उनके सुवचन को सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो यह देश किस दिशा में जाएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर क्या बौखलाहट है, क्या परेशानी है नरेंद्र मोदी को कि महिलाओं का इतना ज्यादा अपमान आज करते हुए वो नजर आए और अपने इस शब्द से वो इंडिया गठबंधन पर वार नहीं कर रहे थे बल्कि महिलाओं का अपमान कर रहे थे नरेंद्र मोदी। पहले सुनते हैं नरेंद्र मोदी कह क्या रहे हैं, सुनिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। भाई साहब, आप खड़े रहिए ना एससी, एसटी और सब आरक्षण के पक्ष में, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, आप खड़े रहिए। आखिर आपको यह बात कहनी क्यों पड़ रही है कि हम आरक्षण के प्रति खड़े रहेंगे, हम संविधान नहीं बदलना चाहते। बार बार आप ही ये बात कहते हैं, आपके साथी तो आके कहते हैं कि हम बदल देंगे, आपके साथी आके कहते हैं कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे। तो पहले उनकी जुबान को पे लगाम लगाइए और उसके बाद साथ साथ आपकी जो बदजुबानी है उस पर भी लगाम लगाइए। खैर, उधर प्रियंका गांधी आज अखिलेश यादव के साथ योगी आदित्यनाथ के गढ़ या घर कहें वहां थी, यानी कि गोरखपुर में थी। प्रियंका गांधी ने यह सुनते ही कि इधर मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी बिहार में, तो उन्होंने उधर गोरखपुर से जो गांधी ने ये सुनते ही कि इधर मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी बिहार में, तो उन्होंने उधर गोरखपुर से जो बातें कही हैं जरा उसको भी सुन लीजिए। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए।
आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए। आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी। तो सुन रहे थे आप, यहां प्रियंका गांधी सीधा सीधा हमला बोल रही थी। पद की गरिमा और शब्दों की मर्यादा, इन सब का पालन करना, प्रधानमंत्री पद पर कोई भी विराजमान रहे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, लेकिन ये एक पद है, उसकी गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने अपने पद की गरिमा को बरकरार रखा है? यह सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और आज तो नरेंद्र मोदी ने हद कर दी, क्योंकि उन्होंने विपक्ष के लिए ही सही, लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उससे महिलाओं का अपमान होता है। और चाहे मुजरा करने वाली महिलाएं ही क्यों ना हो, लेकिन उसका भी अपमान करते हुए यहां नजर आए नरेंद्र मोदी। आपको बता दें दोस्तों कि आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी को घेरा हुआ है और मोदी इसी घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी में और उलझ गए। मोदी को इलाज की जरूरत पवन खेड़ा, मनोज झा जैसे नेताओं ने कही है। कहा है पवन खेड़ा ने कि नरेंद्र मोदी को इलाज की जरूरत है। आइए जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली, या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री की पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की ज़रूरत है। और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। धन्यवाद। तो इन्होंने यानी कि पवन खेड़ा ने कांग्रेस के आधिकारिक कहें तो बयान ये कह सकते हैं, पवन खेड़ा ने जो बातें कही है, और इस बयान के साथ इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी की बात अगर सुनते हैं तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी का इलाज करवाइए, उनको इलाज की जरूरत है। यानी कि इलाज मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की जरूरत है नरेंद्र मोदी को। उधर गोरखपुर में अखिलेश यादव थे प्रियंका गांधी के साथ, और उन्होंने भी इंडिया गठबंधन की मजबूती और देश की जनता के गुस्से का इजहार जनता के सामने जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उस समय उन्होंने कर दिया। ये अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है गोरखपुर से, सुनिए। देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी, और ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है,
ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम पहले चरण से देख रहे हैं, पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर। तो सुन रहे थे आप, यहां यह जो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, गुस्सा जनता का नहीं, गुस्सा नरेंद्र मोदी का जो बढ़ता जा रहा है, यह क्यों बढ़ता जा रहा है उसकी बानगी यहां पेश कर रहे थे अखिलेश यादव, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन साथ साथ अखिलेश यादव यह भी कह रहे हैं कि 140-143 सीट के लिए भी ये तरस जाएंगे। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सरकार हम बना रहे हैं 4 जून को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, वहां थे मल्लिकार्जुन खड़गे और वहां से उन्होंने जो बातें कही हैं जरा सुन लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। और हम जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे लोग तैयार होके बैठे, और खासकर जनता तैयार होके बैठी है उनको हराने के लिए। वो मौका देख रही है। 1 तारीख आते ही सुबह से सभी लोग लाइन लगेंगे और लाइन लगाकर आप लोग कांग्रेस को वोट देंगे, हाथ को वोट देंगे और इनको जिता के लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। 1 वोट भी आपका कीमती है। अगर आप कहेंगे वोट क्या करना, यहां तो 100% लिटरेसी है, इसके बाद भी अगर 100% वोटिंग नहीं होती तो अभी हम देश के संविधान को नहीं मान रहे या लोकतंत्र को हम नहीं मान रहे, ये होता है। तो दोस्तों, इस बात से मैं यही कहूंगा कि आप लोग ये काम करेंगे। और मोदी जी तो अमीरों के साथ है, हम गरीबों के साथ हैं। अमीरों के साथ मोदी जी अमीरों के साथ हैं और हम गरीबों के साथ हैं। मोदी ने दरअसल दोस्तों सोचा नहीं होगा कि 7वें चरण से पहले वो बीजेपी का इस तरह नुकसान कर देंगे। वैसे मोदी को अपनी संसदीय सीट वाराणसी के लिए भी अब चिंता हो रही है। अभी डिंपल यादव के साथ प्रियंका गांधी ने वाराणसी में रोड शो किया और कुछ वक्त पहले वो अखिलेश यादव के साथ, यानी प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, अभी आपको बता चुका हूं कि वो दोनों योगी के गढ़ यानी गोरखपुर में गरज रहे थे। इंडिया गठबंधन की ये एकजुटता और घमासान प्रचार जो है वो अब बीजेपी के लिए क्या रही सही उम्मीदों को भी खत्म कर देगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले इधर कल्पना सोरेन, इनको भी देखिए, ये भी गरज रही हैं उधर झारखंड में और ये कह रही हैं कि हम दिल्ली आ रहे हैं। ये क्यों कह रही हैं, सुनिए जरा। और आखिर में एक और बात कहना चाहूंगी, ये मजबूत है ये सिंहासन जो ना 2014 में हिला था और ना 2019 में हिला है। चाहे जितनी बड़ी लहर पूरे भारत में चली थी, राजमहल ऐसा जगह है, ऐसा हमारा यहाँ खून बसा है पूर्वजों का कि यहाँ का ताज किसी ने नहीं छीनने की हिमाकत कर पाई है। तो ये 2024 का जो है, जो 24 का यहाँ पे आने वाला है आशीर्वाद, हम लोगों को मिलने वाली है ताकत, ये ताकत विश्वगुरु शिबू सोरेन जी को मान बढ़ाने के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। आदिवासी और को देना है कि नहीं देना है? एकदम। और हमारा झारखंड दिसों में यहाँ का हमारा ताज है, राजमहल लोकसभा। राजमहल लोकसभा में अगर कोई रहेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगा, अगर कोई रहेगा तो इंडिया गठबंधन रहेगा। दिल्ली हम आ रहे हैं, तब हिल चुके हैं और बीजेपी वाले अपना सामान समेट रहे हैं, क्योंकि हम दिल्ली आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन दिल्ली आ रहा है। सलामों के आड़ी सरहार किया, सलामों के जोहार जोहार। तो सुना आपने, तख्त हिल रहा है, हम दिल्ली आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन दिल्ली पर राज करेगा। ये बातें यहां कहते हुए कल्पना सोरेन ने उधर झारखंड में बीजेपी को
हिला कर रख दिया, या कहें तो बीजेपी की नींव जो है उसको हिलाकर रख दी है कल्पना सोरेन ने। उधर बिहार जाएं तो बिहार में आप देखिए तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और पलटू राम जिनको कहते हैं यानी नीतीश कुमार, उनकी नींदें उड़ाकर रख दी है तेजस्वी यादव ने। इधर आप आगे बढ़िए और आइए उत्तर प्रदेश, तो अखिलेश यादव और डिंपल यादव और उनका साथ देते हुए कभी राहुल गांधी तो कभी प्रियंका गांधी, इन चारों की जोड़ी ने कहें तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की नींव हिलाकर रख दी है। और इधर आप दिल्ली आइए तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब से जमानत पे हैं, अंतरिम जमानत पे हैं, उसके बाद से दिल्ली में भी परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज दिल्ली की 7 सीटें और उधर हरियाणा की 10 सीटों पे आज मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। और यहां से क्योंकि ये 10 सीटें हरियाणा की और 7 सीटें दिल्ली की, 17 सीटों पर टोटली 100% कब्जा था 2019 में बीजेपी का। क्या 2024 में भी यह कब्जा बरकरार रहेगा? लेकिन मुजरा वाले शब्द पर तमाम महिलाओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना, उद्धव गुट क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। छठा फेज चुनाव का खत्म होने जा रहा है और जैसे जैसे लास्ट फेज हो रहा है, चुनावी गर्मी तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ बाहर की गर्मी बढ़ रही है। पर एक चीज जो बहुत अटपटी लग रही है वो है प्रधानमंत्री के बिगड़ते बोल। प्रधानमंत्री जी जो प्रचार कर रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उनकी रैलीज में उनके जो शब्दों का चयन हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको एक हताशा जैसी जो फीलिंग होती है वो बयां कर रहा है। जो खुद मैं म शब्द जिनको प्यारा हो, म से उनके जो भी बोल निकलते हैं प्रायोरिटी दी जाती है, जहाँ खुद मैं 2014 से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब 2024 में तीसरे टर्म में उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब कहा था मुझे वोट करिए, म से कहा था मोदी को वोट करिए, मोदी पर भरोसा करिए, आज वही जनता आपसे रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। रिपोर्ट कार्ड की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। महिलाओं की बात करते उम्मीद थी, मुद्दों की बात करते मोदी जी तो उम्मीद थी, मजदूरों की बात करते, महंगाई की बात करते, मुश्किलों की बात करते, तो फिर भी हम कहते कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी जनता की मन की बात कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री जी अभी भी अपने मन की बात कर रहे हैं और आप उनके शब्दों से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं उनको शब्दों की गरिमा, शब्दों का स्तर, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। वो प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, पर उनके सेकेंड फेज से जो उनके शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, माइनॉरिटी, मंगलसूत्र, माताओं के मंगलसूत्र, फिर बात हो रही है। आज तो उन्होंने जो हद ही पार कर दी है बिहार में, उन्होंने कहा कि विपक्ष माइनॉरिटीज़ के सामने मुजरा करने को तैयार है। माइनॉरिटीज़ से उनका कौन मतलब है आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, पर मैं इस पर पढ़ना नहीं चाहूँगी। पर हाँ, ये ज़रूर स्पष्ट होता जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव खत्म होने को आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो कॉन्फिडेंस था, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हम 400 पार लाएंगे, जहां उन्होंने कहा था कि 370 तो अकेले बीजेपी ही लाएगी, इतना बड़ा वादा कर अब देख रहे हैं कि वो वादा पूरा नहीं हो पाएगा। वो देख रहे हैं जनता ने अपना मन बना लिया है, तो उनका कॉन्फिडेंस बिगड़ा हुआ लग रहा है। बिगड़े हुए कॉन्फिडेंस से बिगड़े हुए बोल हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस बिगड़ा हुआ है। मन की बात करने वाले मोदी मुस्लिम लीग से लेकर मटन और मछली, मोगल और उसके बाद मंगलसूत्र और अब मुजरा तक पहुंच चुके हैं। बीच में भैंस उन्होंने कहा था, लेकिन भैंस को भी महिष कहते हैं और तो वहां भी मां है, यानी मां शब्द के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी आखिर क्यों हैं? अपना नाम भी उनका मोदी है, मन की बात भी करते हैं और उसके बाद अब आज तो उन्होंने हद पार कर दी जब उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया। चलिए यहीं से अब समझने की कोशिश करते हैं कि 7वें फेज से पहले यह 6वां फेज आज जब समाप्त हुआ है, नरेंद्र मोदी की क्या, जैसा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास ले जाएं, और क्या ऐसी हालत हो गई है नरेंद्र मोदी की, और अगर ऐसी हालत हो गई है तो क्यों हुई है, यह देखना जानना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच यह चुनाव किस दिशा में जा रहा है और 6वें फेज के बाद क्या सब कुछ तय हो गया है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, दिल्ली की सत्ता पर कोई और राज करने वाला है और इसी कारण नरेंद्र मोदी के क्या होश उड़ गए हैं? चलिए
चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आज पहली दफा मनोरमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मनोरमा जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बड़ा दिन आज का, और इस बड़े दिन में उम्मीद यह थी कि बहुत अच्छी बातें हों। देश का लोकतंत्र जो है वो इतना खूबसूरत है कि इसमें अमीर गरीब की कोई खाई नहीं होती, दोनों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करते हैं, जाते हैं, उंगलियों पे निशान लगाते हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि देखो मैंने भी वोट डाला है। लेकिन उसी जगह अगर नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री ऐसे ऊंचे पद पर बैठे हुए पद की गरिमा का न ख्याल रखते हुए अगर वैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हमारे लोकतंत्र में कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है? क्या हमारे संविधान में कुछ गड़बड़ी है या कुछ और है? समझते हैं। आइए जरा प्रोफेसर रविकांत जी आपसे समझूं, क्या कुछ देखते हैं आप, कैसे इस आज के इस दौर में 6वें फेज से और नरेंद्र मोदी की इस भाषा को 7वें फेज तक आते आते रिजल्ट में कैसे परिवर्तित होते हुए देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, न तो हमारे संविधान में गड़बड़ी है, न हमारे लोकतंत्र में गड़बड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में इस बात को रेखांकित किया था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसका अनुपालन करने वाले, उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो वो संविधान कभी भी अच्छा साबित नहीं हो सकता है। और ये तो वो लोग हैं जो पहले दिन से भारत के संविधान को नापसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें तो मनुस्मृति के आधार पर संविधान चाहिए। दूसरा, आज उनकी भाषा पर बड़ा विमर्श हो रहा है और बड़ी चिंता है इस देश को कि जिन नरेंद्र मोदी को हमने 2014 में चुना था, वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे। अब उनकी भाषा पर मैं यही कह सकता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि अब वो मरीज मोदी में तब्दील हो चुके हैं, उनको सच में इलाज की जरूरत है। लेकिन एक डर और है राजीव जी, ये डर पूरे देश को होना चाहिए। जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई भी सीमा उन्होंने अब रखी नहीं है, कोई लाज नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, तो अब ध्यान ये रखना है इस देश को कि 4 जून को कहीं लोकतंत्र को लूट ना लिया जाए, कहीं नतीजे पर कोई आंच ना आए, कहीं ऐसा तो ना हो कि दिल्ली को किसान आंदोलन की तरह वहां सेना लगा करके कुछ खेल किया जाए। तो उन किसानों के लिए भी ये चुनौती है जो खास करके दिल्ली के आसपास हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, जो देश भर के पत्रकार हैं दिल्ली में, वो बैठे हुए हैं, अपोजिशन है। और ये राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी है। 4 किलोमीटर पैदल यात्रा करके, 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके राहुल गांधी ने इस लोकतंत्र को जो मजबूत किया है और जो विश्वास पैदा किया लोगों में, मुझे लगता है कि 4 जून को उनको भी बड़ा मुस्तैद रहना होगा कि कुछ भी हो सकता है। और ये आशंका लोगों में इस समय बहुत ज्यादा है। जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि साहब मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे क्या। इसका मतलब है कि लोग इस बात को कह रहे हैं और जान रहे हैं कि मोदी की सरकार जा रही, लेकिन वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो डर है, वो हालांकि डर अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी था, लेकिन वाजपेयी जी से आप मोदी जी की तुलना नहीं कर सकते। और ये खास करके उस समय तमाम ऐसे लोग थे जो हमारे आसपास के देशों के लोग हैं जहां पे सेना कई बार हस्तक्षेप करती है। भारत इसीलिए अपने आप में अद्भुत था कि भारत में बहुत अपोजिशन रहा, बहुत विवाद रहे, लेकिन कभी भी लोकतंत्र को इस तरह से आहत नहीं किया गया जी। एक आपातकाल का जरूर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वही इंदिरा गांधी जो आपातकाल लगाती हैं, वो खुद से पहल करके चुनाव भी कराती हैं और चुनाव हारने के बाद ससम्मान वो अपोजिशन में रहती हैं और स्ट्रगल करती हैं और वही जनता उन्हें 2 साल के बाद फिर से चुन करके ले आती है।
लेकिन इसके अलावा कभी भी इस देश के लोकतंत्र पर कोई आक्षेप नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। और इस समय अगर आम आदमी की भी निगाह में ये है, आम आदमी की चिंता में भी है, तब तो मुझे लगता है कि अपोजिशन को तो बहुत सतर्क रहना होगा और समझना होगा कि जो लोगों की आशंका है उस आशंका को कैसे दुरुस्त किया जाए और कैसे उन लोगों के भरोसे को कायम रखा जाए। तो यह सबसे बड़ी चिंता 4 तारीख की जी। 4 तारीख की सबसे बड़ी चिंता, 4 की बात कर रहे हैं आप। और लेकिन अभी आप ही कह रहे थे कि हमारा संविधान कमजोर नहीं है। अगर संविधान कमजोर नहीं है, लोकतंत्र कमजोर नहीं है, तो 4 तारीख भी को भी हम उसी हिसाब से, अभी तक 75 साल हो गए आजादी के इस देश के, और कई सरकारें आई और गई, और ऐसे में कई सरकारों ने सत्ता हस्तांतरण किया है और देखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस दिशा में चर्चा आगे आने वाले समय में खूब होगी, उधर लेके जा रहे हैं आप, और उस पर चर्चा हम करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों गड़बड़ाए हुए नजर आते हैं? आना चाहता हूं मनोरमा जी आपके पास। नरेंद्र मोदी जी की भाषा लगातार हम देख रहे हैं, और मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस खोल के ले जाएंगे, टोटी खोल के ले जाएंगे, अब इस पे मीम्स भी बनने लगे। और मोदी जी आखिर क्या आज भी, और यहां तक कि उनको एक दिन आके ये कहना पड़ा कि टेम्पो में भर भर के काला धन ये अदानी अंबानी दे रहे थे। ये क्या जो पवन खेड़ा कह रहे थे, क्या उस दिशा में सोचने की जरूरत है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उस पद पे वो विराजमान हैं, और ऐसी भाषा का अगर इस्तेमाल होने लगे उस पद पर विराजमान किसी व्यक्ति के जरिए, तो ये परेशानी का सबब बन सकता है हमारे देश के लिए। चुनाव भले हो, लेकिन ये चिंता का विषय है। जिस तरफ इशारा कर रही थी अभी प्रियंका चतुर्वेदी, जिस तरफ इशारा कर रही थी अभी प्रियंका गांधी, और जिस तरफ इशारा कर रहे थे अखिलेश यादव, उन सबको आपने सुना। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि ये देश आखिर इस चुनाव के दौरान जा किधर रहा है? नरेंद्र मोदी आखिर चाह क्या रहे हैं, और क्या उनकी बातों में यह झलक रहा है कि वो अब हार की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा माना जाए? ऐसी माफी के साथ, लेकिन अब ये कि अब तक हमारे देश ने नेताओं को देखा था, उनकी धूर्तता देखी थी, या जो भी है, इस तरह से प्रधानमंत्री के स्तर पर जो है, जो भी लोग रहे, जो भी नेता रहे, वो एक सर्वमान्य तरह से रहे, और उन्होंने एक न्यूनतम जो होता है वो पार्टी से अलग हटकर इस देश का प्रतिनिधित्व किया। मतलब सॉरी, ये मैं फिर से माफी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी है जो घाघ श्रेणी में, जिसको अंग्रेजी में श्रूड कहते हैं, उसकी जो एक उच्चतम सीमा होती है। मैं मणिशंकर अय्यर की बात नहीं करी, उन्होंने नीचे की बात की थी, मैं ऊपर जा रही हूँ। तो वो है, वो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने की रणनीति उनकी इतनी ज्यादा है कि वो अब तब जबकि लग रहा है कि सब कुछ वो छोड़, हर जगह से उनको निराशा हो रही है, या फिर बैटल जो है, ये युद्ध जो है, मुकाबला उनके हाथ से जाता हुआ लग रहा है, तो वो हर कोशिश करना चाह रहे हैं। जैसे शुरुआत में उन्होंने पहले क्या किया था, आज से 2 साल पहले का एक, जब ब्रह्म कुमारी समाज में उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ अब तक जो है संविधान में अपनी ड्यूटीज की बात करते रहे, अधिकार की बात करते रहे, हम ड्यूटीज की बात कब करेंगे? तो यहाँ आकर के उन्होंने सीधे जो संविधान की प्रस्तावना है वहां पर आकर के जो मनुस्मृति है उसकी तरफ में वो किया था। लेकिन इस बार आते आते, तब जबकि इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, इन सब ने लगातार, अखिलेश यादव ने, इन सब ने एक तरह की सततता बनाए रखी, संविधान, सोशल जस्टिस, और कांग्रेस ने इस बार, राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से इवॉल्व हुए हैं, और उन्होंने पूरे मुद्दे को, यानी कि कांग्रेस की राजनीति के कोर को एक पैराडाइम शिफ्ट जिसको कह सकते हैं, वो लेकर के आए, और ये कंसिस्टेंसी जो है अब उनको इनसिक्योर करने लगी। ये इनसिक्योरिटी थी कि वो जो मनुस्मृति का, मैं तो सबसे ज्यादा चिंतित उनके समर्थकों को लेकर के हूँ, भक्तों को लेकर के हूँ, या भाजपा के कोर वोटर्स को लेकर के हूँ, क्योंकि उन्होंने वोट किया था मोदी को मनुस्मृति के लिए, उन्होंने वोट किया था मोदी को हिंदुत्व के लिए, उन्होंने, अब वो जब सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, हमारे पास पूरी एक पार्टी रही है जो सोशल जस्टिस की राजनीति उन्होंने की है, और उन्होंने वो हासिल किया है जो वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करके दिया, कांग्रेस में ही रह करके जिस कदम को अर्जुन सिंह ने उठाया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 27% ओबीसी को आरक्षण देकर के, ये तमाम चीजें किन लोगों ने किया? आज देवेगौड़ा उनके साथ है, लेकिन देवेगौड़ा भी तो वही थे जिन्होंने सोशल जस्टिस की राजनीति को आगे बढ़ाई। प्रधानमंत्री ने उनको कर्नाटका से उदाहरण लेना चाहिए, जहां पे उन्होंने
हनुमान और ये सारे मुद्दे उस वक्त चलाए थे, लव जिहाद और ये दुपट्टा का मामला, ये सारा कुछ चलाया था, लेकिन कुछ नहीं चला। अंत में कांग्रेस की सरकार बनी यहाँ पर और अच्छे बहुमत से बनी। वो पिछले 2 बार से जो खेल हो रहा था वो सारी संभावनाओं को जनता ने खत्म कर दिया, पूरी तरह से बहुमत देकर 5 साल शासन करने के लिए दिया है कांग्रेस को मौका। तो अब जो है प्रधानमंत्री को जो है वो जंग जो है वो हारा हुआ लग रहा है और इसमें वो फिर से अपने कोर मुद्दे की तरफ हम देख रहे हैं कि पिछले फेज से वो लगातार वापस आ रहे हैं, फिर से मुसलमान पे फिर से। और आज जो उन्होंने बयान दिया है, आज जो उन्होंने कहा, वो तो पराकाष्ठा है, मतलब एक प्रधानमंत्री पद के गरिमा से गिरने की पराकाष्ठा। इसके पहले भी हालांकि उन्होंने सोनिया गांधी के लिए जो रायबरेली में जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय दिया था, तभी भी उन्होंने कहा था कि भाग गई एक 70 साल से ऊपर की महिला और एक सम्मानित राजनीतिज्ञ जो हमेशा उस प्रोटोकॉल के तहत जो है व्यवहार करती रही है। एक न्यूनतम शिष्टाचार प्रधानमंत्री निर्वाह नहीं कर सके, उनके लिए उन्होंने कहा कि भाग गई। ऐसा तब भी खटका था, लेकिन आज तो इतना ज्यादा खटका है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी जिम्मेदारी क्या है? क्या मुजरा करने वाली जो महिलाएं हैं वो श्रम नहीं करती, वो पेट नहीं पालती अपने श्रम से? उनके श्रम को इस तरह से, एक तो वो ये कह रहे हैं, उसके बाद उनके श्रम को प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी जवाबदेही है, या तो अगर ये इतना अपमानजनक पेशा है तो उसको खत्म करें, इस पेशे को, उनको दूसरा रोजगार दें। तो ये सारी चीजें हैं और मुझे लगता है कि मतलब प्रधानमंत्री अब ये आखिरी जो कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हताशा भी है उनकी और एक तरह से वो वापस जो है एक रणनीति भी है उनकी कि संभवतः ऐसा करने से जो बाकी बचे हुए 2 फेज है, अब आज का 1 फेज हो गया और एक और बचा है जो 7वें चरण का आखिरी चुनाव 1 जून को होगा, तो वो बाकी बचे जो 47 सीटों के लिए जितना वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी फेज और 57 सीटों पे मतदान और उसके बाद फाइनल हो जाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि उसी दिन एग्जिट पोल भी है। आज नरेंद्र मोदी एग्जिट पोल का भी नाम ले रहे थे। खैर, नरेंद्र मोदी की जितनी बातें की जाएं वो कम है, लेकिन उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या उन्हें करना चाहिए? अभी तक आपने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल क्या जायज था? हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और आज बड़ा दिन और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सीधा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास जल्दी से, आपसे भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों हड़बड़ाए हुए, घबराए हुए, सक पकाए हुए नजर आते हैं? प्रेम कुमार जी। जी, शुक्रिया राजीव जी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो छठा दौर का चुनाव है और जो 7वें दौर का होगा, ये दोनों ही चुनाव बीजेपी ने के लिए बहुत आसान माना जाना चाहिए 2019 के परिप्रेक्ष्य में। ये सबसे ज्यादा सीटें उनको यहीं से मिली थी, लेकिन हो उल्टा गया। ये दोनों ही चरण जो है इनके एकदम से खिलाफ जाते दिख रहे हैं और एक चरण तो आज हो गया। तो आप देखेंगे कि हर चरण के बाद क्रमशः इनकी भाषा जो है एकदम बदलती गई है, तल्ख होती गई है और खराब होती गई। तो हम जिस मुकाम पर आज देख रहे हैं जो भाषा पहुंची है, सब लोग उसकी निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह ऐसा होगा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे और बोलेंगे कि हमसे गलती हो गई, क्षमा मांग चाहते हैं, खेद प्रकट करते हैं या आगे से ध्यान रखेंगे। इस सब तरह की हम लोग अपेक्षा रखते नहीं है, छोड़ चुके हैं। तो वो चीज है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला क्यों है? तो निश्चित रूप से एक तो उनका क्लास बताता है, उनका यही क्लास है शुरू से ही, पढ़ाई का, राजनीति का, ये उनका यही क्लास है। जब कभी भी बोलना होता है इसी तरह से व्यक्त करते हैं, चाहे राजनीतिक बात हो, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ भी बोल देते हैं, लेकिन एक बार सॉरी नहीं बोलते, उसके बाद भी भविष्य में कभी भी नहीं बोलते। मुंह तो किसी का भी फिसल सकता है, लेकिन उसमें खेद जैसी बात होती है। घर में कोई घुसा है न घुसा हुआ है जैसी राजनीतिक बात भी बोल लेते हैं, उसका भी कभी कोई खेद नहीं, हमेशा उसका बचाव। तो हर स्तर पर, चाहे राजनीतिक भाषण ले लें, चाहे सामाजिक स्तर पर कुछ बोलना हो, महिलाओं के लिए बोलना हो, उन्होंने दिखाया है। मगर अभी का जो है, अभी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। वो वहां से आप जोड़ लीजिए, मुस्लिम लीग से लेकर के
आप गिनाने की जरूरत नहीं है, आपको याद आता ही जाएगा। वो क्या बोलते हैं, मंगल सूत्र, मटन, मछली, लन फन जितना चला उस पर जो भी उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी या डायरेक्ट बातें कही, वो सब उसी तरीके से उनकी राजनीति को दिखाता है। और इस बार भी जो उन्होंने कहा है वो फ्रस्ट्रेशन है। छठे दौर में बुरी तरीके से हार रही है बीजेपी। 40 सीटें उसकी अपनी थी, 45 एनडीए की थी, और हमें लगता है कि 10-15 भी वो बचा नहीं पा रही हैं इस दौर में। इस वजह से ये बहुमत से बहुत दूर जाते हुए 200 के आसपास या उसके नीचे जाते हुए अपने आप को देख रहे हैं। अब कोई चारा नहीं दिख रहा है, तो अगले चरण के लिए ये आक्रामक प्रचार, और आक्रामकता का मतलब ये दूसरे पर इसी तरीके से हमला करना समझते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आप जितना बिलो द बेल्ट हमला करेंगे, जनता आपको वोटों से उतना ही करारा जवाब देगी और दे रही है। जी 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 बिल्कुल। बिलो द बेल्ट अगर आप बात करेंगे तो जनता है वो जानती है कि करना क्या है और वो करारा जवाब देगी। छठवें चरण के मतदान के बाद आखिर किस दिशा में ये चुनाव जा रहा है, अब मतदान दर मतदान जैसे जैसे फेजेज बाय फेजेज हम लोग चर्चा करते आए हैं, और उस चर्चा से जो निकल के आया है वो यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इस चुनाव में बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की परेशानी क्या इंडिया गठबंधन की मजबूती है या कुछ और है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे भी प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदी की बात पे, और साथ साथ अब छठवां चरण और यहां से 7वें की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और दूसरी तरफ 7वें की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो अभी से थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी और डिंपल यादव दोनों अभी से थोड़ी देर पहले थे, रोड शो कर रहे थे वहां वाराणसी में, और जबरदस्त भीड़ थी। वो तस्वीर अभी थोड़ी देर बाद हम आप लोगों तक लेके आएंगे। जबरदस्त भीड़ थी। आप जानते हैं कि वहां पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के रूप में अजय राय हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और लगातार पिछले 2 महीने से वहां काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले लिस्ट में उनका नाम था कि वाराणसी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर जिसमें प्रियंका गांधी हैं और साथ में डिंपल यादव हैं, और जो जनसैलाब है इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये वाराणसी है और यहीं से परेशानी जो है उसकी शुरुआत होती है। इसी कारण कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आखिरी दौर है और इस आखिरी दौर में नरेंद्र मोदी को भी उस अग्नि परीक्षा से गुजरना है। प्रधानमंत्री तो वो तमाम जितने भी उनके सांसद चुन के आएंगे उसके दम पे वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जब आप खुद जीत के आएंगे तो आपकी दावेदारी और मजबूत होगी। लेकिन क्या उनकी जीत पर भी कोई सवालिया निशान यहां पे है या कुछ और है? क्यों आखिर यह डर लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? प्रशांत टंडन जी। देखिए, मैं प्रधानमंत्री के मुजरा शब्द से ही शुरू करूंगा। बहुत अशोभनीय है, लेकिन हम लोगों का काम है राजीव जी बतौर पत्रकार कि जो भी सामने आए उसकी विवेचना तो कम से कम करें। डॉक्टर मनोरमा जी से बिल्कुल सहमत हूं मैं कि जो कुछ प्रधानमंत्री का शैली है, और देखिए प्रधानमंत्री जो बोलता है, प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो भविष्य के इतिहास का दस्तावेज है। क्या लिखेंगे आगे आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी कि उनके देश का प्रधानमंत्री ऐसा था जो मुजरे की बात करता था, जो 50 लाख की गर्लफ्रेंड की बात करता था, जो कांग्रेस की विधवा शब्द इस्तेमाल करता था। ये आज की हमारी पीढ़ी राजीव जी, जब हम बड़े हो रहे थे तो हम लोग और आज भी पंडित नेहरू के उस स्पीच को लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। गर्व होता है उसको सुनकर, ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच को लेकर, और दुनिया की बेहतरीन भाषणों में उसकी शुमार होता है वो भाषण। भविष्य की पीढ़ियां प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचेंगी कि, और लगातार इनके व्यक्तित्व में महिला विरोध है। ऐसा नहीं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, इनके व्यक्तित्व में महिला विरोध है। महिला के प्रति इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं संसद में भी। आप देखिए कि वो संसद में भी वो कई बार वो बहुत ही गैर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। दूसरी बात कि लिखा हुआ भाषण होता है राजीव जी,
माइक पे बोलते वक्त उत्तेजना में कोई शब्द निकल जाए वो भी नहीं निकलना चाहिए प्रधानमंत्री से, तो हमारे जैसे व्यक्तियों से भी नहीं निकलता है, तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज होता है। लेकिन वो माइक में उत्तेजना में निकला हुआ शब्द भी नहीं है। नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों से सारे भाषण लिखे हुए पहले से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ के, तो ये सोच समझ के इस्तेमाल किया गया भाषण है। उसका राजनीतिक तात्पर्य या उद्देश्य कुछ भी हो कि अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को और ज़्यादा उद्वेलित करना हो, जो भी बात है, लेकिन ये लिखे हुए शब्द होते हैं। तो जब आप लिख के पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सोच समझ कर आपने इन शब्दों का चयन किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके व्यक्तित्व में और इनके पूरे जो इकोसिस्टम है, जो इनकी टीम है, उसमें महिला विरोध है। मुझे शक है कि इनकी टीम में कोई महिला भी होगी। अगर कोई महिला होती तो शायद ऐसी इन शब्दों का चुनाव नहीं होता। जी। दूसरी बात कि जब चुनाव यहाँ तक राजीव जी आ गया, और जिसमें दिल्ली का भी चुनाव है, और आज मैंने भी वोट डाल दिया है सुबह सुबह जाकर, तो दिल्ली के चुनाव आते आते संविधान की डिबेट और ज़्यादा, इसको कहूँ कि सीमेंट हो गई है। यानी ये संविधान का मामला दिल्ली भारत के चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से, 2024 चुनाव से हट नहीं रहा है, और हर चरण के बाद ये मजबूत होता जा रहा है। आज के चुनाव में भी यही रहा। ऊपर आपकी टैली कांग्रेस को 0 दिखा रही है, यानी कांग्रेस को इस चरण में खोना कुछ नहीं है। जो भी बढ़त होगी वो फायदा ही है, मिलना है। मैं संख्या की बात नहीं करूंगा राजीव जी। संख्या की बात वो लोग कर रहे हैं जो एक महाशय जो सेफोलॉजिस्ट नहीं है, जो चुनाव का मैनेजमेंट करते हैं, वो कुछ संख्या की बात कर रहे हैं। और एक साहब जो कह रहे थे अभी तक कि चुनाव पलट गया, वो खुद पलट गए। तो मैं संख्या की बात नहीं करूंगा, मैं केवल बात ये करूंगा कि चुनाव जिस तरफ जा रहा है, और हम अंदाज देखिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हुए हम अंदाज क्या लगाते हैं? हम अंदाज लगाते हैं कि विपक्ष ने क्या कहा, सरकार की तरफ सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या कहा, कौन किस पे खींच उतार रहा है, किसका नैरेटिव कहाँ जा रहा है, लोग इस पे क्या बात कर रहे हैं, मीडिया में क्या हेडलाइन बन रही। इससे हम अंदाज लगाते हैं कि दिशा किस तरफ है। आज अगर प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द के साथ कुछ और भी कहा ना, वो आरक्षण पे लगातार डिफेंसिव है, संविधान को लेकर लगातार डिफेंसिव है। इसका मतलब है कि संविधान और आरक्षण का मुद्दा नीचे तक जा रहा है। पोल परसेंटेज की बात ब्रीफली में कर दूं राजीव जी की। पोल परसेंटेज आज दिल्ली में बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की उस सीट में जहां से कन्हैया कुमार खड़े हैं, वो दिल्ली की सबसे ज्यादा पोलिंग वाली सीट आई है। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। और एक और जो जिसका क्रेडिट मीडिया को, तमाम सारे एक्टिविस्ट को लेना चाहिए, और वकीलों को जो सुप्रीम कोर्ट गए, कि चुनाव आयोग ने आखिरकार इतना शोर मचाने के बाद अब जाके 5वें चरण तक के डेटा रिलीज कर दिया, एक्चुअल नंबर्स का आज रिलीज किया उन्होंने। ये काम वो पहले भी कर सकते थे। SY कुरैशी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मेरे इंटरव्यू में वो कह रहे हैं, परसों ही वो रिलीज हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये पहले फिगर आती है, परसेंटेज तो बाद में निकालते, तो परसेंट जब फिगर आपके पास थी तो देने में क्या बात है। और बहुत उन्होंने कई बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये फिगर हमने कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज को भी दी हैं और बदली नहीं जा सकती हैं। जी। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता तो खो चुका है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनाव आयोग विश्वसनीयता खो चुका है, और विश्वसनीयता इतना ज्यादा खो चुका है कि आज जब राजीव कुमार जब वोट डालने आए तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो बरगला रहे हैं और समय आने पर मैं जवाब दूंगा।
समय आने पर जवाब दूंगा। ये उस सवाल का जवाब था राजीव कुमार का। खैर, इसका जवाब हम देंगे आने वाले समय में, कह रहे थे। चलिए, राजीव कुमार ने लेकिन और चुनाव आयोग ने वो ना डाटा को आंकड़े के साथ जारी कर दिया है 5 चरणों का। अभी 6वां चरण आज, उम्मीद है कि आज ये आंकड़े जारी हो जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी के एक दूसरे आंकड़े चल रहे हैं जिसमें हम शब्दों को गिन रहे हैं। मुस्लिम लीग, मुगल, मटन, मछली, मंगलसूत्र, यहां से होते हुए मुजरा शब्द तक पहुंच जाना, ये क्या कहलाता है? टोटी खोल के ले जाएंगे, भैंस चुरा के ले जाएंगे, इन सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे आरक्षण और संविधान है या कुछ और है? हार का डर है? जरा आना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब आपके पास। और 6वां फेज अब क्या कहेंगे? पैक हो गया सब कुछ? राजीव जी, पैक तो पहले चरण के बाद हो गया था। ये सरकार कहीं है नहीं है। ये हम लोग क्या है कि ये चुनाव इतना लंबा कर दिया इन्होंने, 7 फेज में कर दिया कि हमको हर चरण के बीच में इतना गैप है कि हमको हर चरण के बारे में बात करना पड़ रही है। और चरण के पहले भी करना पड़ रही है, बाद में भी करना पड़ रही है। ये सरकार अपनी लेजिटिमेसी पहले ही खो चुकी थी, इलेक्शन के पहले खो चुकी थी। हम कई बार इस चीज को बता चुके हैं, बहस कर चुके हैं कि इस सरकार के पास केवल और केवल अगर आप 272 सीटों को बेंचमार्क मानते हैं तो इनके पास केवल 31 सीटों का बहुमत था 2019 में, मतलब 303 सीटें थी। आप सोचिए कि इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, इतना विरोध, इंडिया अलायंस की एकता, देशव्यापी जो प्रतिरोध नजर आ रहा है, वोटिंग का जो रुझान है, ये सरकार तो अब बची नहीं है। मतलब वैधानिक तौर से तो ये जो आपने इतनी जो बहस की है, प्रधानमंत्री के मुजरा शब्द को लेकर इतनी बहस चल रही है, ये उनकी निराशा की पराकाष्ठा है, डिप्रेशन की पराकाष्ठा है। क्योंकि आप एक चीज सोचिए जरा कि इस तरह की जुबान बीजेपी में सिर्फ एक आदमी बोल रहा है, मतलब पूरी बीजेपी नहीं बोल रही है। अगर आपने ये सुना हो कि बीजेपी प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द कहा तो वो मुजरा शब्द इको कर रहा हो कि सारे के सारे बीजेपी के नेता या एनडीए के नेता बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से आइसोलेट हो गए हैं। वो अपने ही एनडीए में वो अपनी विश्वसनीयता और लीडरशिप को खो चुके हैं। आप पाएंगे कि 4 तारीख के बाद पूरा एनडीए डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब बीजेपी में बहुत बड़े चेंजेस होंगे इंटरनली, जो दिख रहे हैं कि बीजेपी में लीडरशिप की जो क्राइसिस है वो अब इतनी बढ़ेगी कि हम विटनेस रहेंगे उस चीज के। और ये जो आरएसएस का मामला हुआ है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। हम उसको अपनी डिबेट में कभी लाए नहीं है जी। कि पब्लिकली इस तरह से रिडिक्यूल करना आरएसएस को आप साइलेंटली कर दीजिए, बुला के बैठक में बोल दीजिए कि भाई आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं है। जयप्रकाश नड्डा पब्लिकली आरएसएस को रिडिक्यूल जो किया है उन्होंने, ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट चेंज है, पूरा का पूरा डिपार्चर है बीजेपी और आरएसएस की लीडरशिप के बीच में। तो बहुत सारी चीजें चल रही है। और ये आप एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप कल से 7वें फेज के बीच में जो चेंजेस होते हैं, पूरे के पूरे जो रूलिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूलिंग स्ट्रक्चर है, जो बीजेपी का पूरा सत्तारूढ़ दल का जो ढांचा है, उसमें आप पूरी के पूरे सिस्टम में आप एक तरह का
की बेचैनी पाएंगे जो 7वें चरण तक चलेगी। वो अब आप देखिएगा कि ये जो आज हुआ 58 सीटों का जो फैसला हुआ है, वो उसके साथ बहुत सारी चीजें हो गई है, खत्म हो गई है। मतलब हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, अब बचता है पंजाब, बचता है हिमाचल, बचता है चंडीगढ़, बचता है। तो ये जो इलाके हैं और बाकी जो स्टेट्स हैं, 57 जो सीटें और हैं, वो ना लास्ट नेल जिसको कहते हैं वो होने वाली है पूरे के पूरे इसमें। तो ये इस बहस से हमको निकल जाना चाहिए कि इस सरकार की लेजिटिमेसी, इसका बने रहने का जो औचित्य है और वो बने रहने के कारण जो हो सकते हैं वो काफी पहले समाप्त हो चुके हैं। आप हर जगह की रिपोर्ट देख लीजिए, हर फेज की रिपोर्ट देख लीजिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिपोर्ट देख लीजिए। तो आपने देखा ना बंगाल की रिपोर्ट की कैसे बीजेपी के कैंडिडेट को जान बचाने के लिए भागना पड़ा आज वहां। एक तरह का विरोध पूरे देश में चल रहा है और वो विरोध जो है आप पाएंगे कि उसका वो प्रकट होगा 4 तारीख को। जो फील्ड में प्रकट होगा वो 4 तारीख को प्रकट होगा। अगर लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें होती हैं तो बहुत सारी चीजें जी बिल्कुल। गर साहब, आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं यहाँ पे, और इस महत्वपूर्ण बात में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार अपनी बातों को और विचारों को रख रहे हैं लोगों के बीच, ये कहीं ना कहीं कष्टदायक है, क्योंकि उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक घबराहट के साथ साथ और जो शब्दों का, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जिन शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के द्वारा हो रहा है ये शब्द शायद कहीं ना कहीं ठीक नजर नहीं आता है। और ये नरेंद्र मोदी की बात है, क्योंकि उन्होंने आज मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें आप तो क्या यहां से 7वें फेज की तरफ जब ये देश बढ़ रहा है, 1 तारीख को 7वां फेज है, तब तक क्या ये सब कुछ पैक हो चुका है? और जैसे यहां श्रवण गर्ग साहब कह रहे हैं कि पहले फेज के बाद, यानी कि जब शुरुआत हुई थी इस चुनाव की, तभी से ये चुनाव जो है वो पैक हो चुका था। और देश भर के अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखें तो इस वर्तमान सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक रोष है। गर साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गर साहब प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। ये जो पूरा है आप पाएंगे राजीव जी, ये अब आप ये मान लीजिए कि कल से आपको जो करना है वो अलग किस्म की करना है। मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं वो ये बात करना चाहता हूं कि बहुमत जो है अब इंडिया अलायंस को मिलने वाला है। हम लोगों को ये बहस पूरी की पूरी शिफ्ट कर देना चाहिए कि इनको बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा एनडीए को, या कितनी सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। जो 2-3 चीजें जो इस समय चर्चा में है, वो उनमें एक चर्चा ये है जो काफी है चर्चा में, वो ये है कि हंग पार्लियामेंट हो सकती है क्या। जो पराकाला प्रभाकर ने जो एक अभी में कहा है, वो ये कहा है कि जो करण थापर के साथ बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा शायद कि लगभग बराबर सीटें मिल सकती हैं। जो दूसरे अनुमान हैं पूरे के पूरे जो छठे फेज के बाद प्रकट हो रहे हैं, वो ये हैं कि एक स्पष्ट बहुमत इंडिया अलायंस को मिल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक चीज अगर आप देखें तो प्रशांत का अगर आप उदाहरण लें तो प्रशांत किशोर ने अभी जो करण थापर के साथ जो उनका इंटरव्यू हुआ काफी चर्चित है जी, उसमें उनसे ये पूछा गया था, बाकी उन्होंने क्या कहा और किन्हीं कहा मैं उस पर नहीं जाता। उन्होंने कहा था कि एनडीए के बारे में आप क्या कहते हैं, एनडीए के अलाइंस के बारे में, दूसरे दलों के बारे में उनको कितनी मिलेगी।
वो चीज ये कही कि जब ये जीत कर आ जाएंगे, बहुत सारे जो दूसरे दल हैं जो एनडीए में अभी नहीं है वो भी शामिल हो जाएंगे एनडीए में। इसका ये है कि अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है या बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है, तो एनडीए के सारे जो अलाइज हैं वो अलाइज काफी फ्लेक्सिबल हैं। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी में है, आप देखिए कि जिन्होंने कोई ज्वाइन नहीं किया है उसमें बीएसपी है, उसमें बीजेडी है, उसमें वाईएसआरपी है। इस तरह के जो दल हैं वो किसी भी दिन अपनी लॉयल्टी चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या, तो वो इंडिया अलायंस में भी आ सकते हैं। इसलिए ये जो पूरा का पूरा स्पॉटलाइट है इस समय वो शिफ्ट हो चुका है, और वो अब 7वें फेज में तो जिसको कहना चाहिए ना कि ड्रेसिंग होनी है पूरे के पूरे इलेक्शन की। तब अगर आप जितनी बड़ी संख्या में इलेक्शन की सीटें निपट चुकी हैं, वो बड़ा अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है कि 57 सीटें बची है कुल मिला के, तो वो 486 सीटें हो चुकी हैं जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि इसमें अगर एनडीए कहता है 400 तो वो भी निपट चुके हैं, वो एनडीए बीजेपी कहती है 370 तो वो भी निपट चुके हैं, और इंडिया अलायंस अगर कह रहा है कि हमको 300 सीटों मिलने वाली हैं तो वो भी हो गया है इसमें। तो अब कोई ये जो 7वां चरण है वो मैं रिपीट कर रहा हूं कि कल से लगा के 7वें चरण के अंत तक हमको पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो देश में होता है, दिल्ली में जो मूवमेंट होता है उसको वॉच करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत मेजर इलेक्शन कैंपेनिंग बची नहीं है। अब जो आपने देखा वाराणसी में प्रियंका गांधी के रोड शो में आप ही ने दिखाया विजुअल, मैंने भी देखे थे जी। जो भीड़ आपने देखी थी, जिस तरह से वाराणसी में नॉमिनेशन से डिनाई किया गया कैंडिडेट्स को, जिस तरह की चीजें हुई, वो अपने आप में बहुत सारा सिग्निफिकेंट है। तो ये छठा फेज मैं मानता हूं कि अब बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और मैं कोई बहुत अनहोनी हो जाए इस छठे और 7वें फेज के बीच में, वो भी कोई अनहोनी भी 6 फेज तक के प्रभाव जो मतदान हो गया उसको प्रभावित नहीं करेगी, केवल 57 सीटों को करेगी। और वो कोई बहुत बड़ा फेरबदल इलेक्शन में करेगा एनडीए के पक्ष में मैं नहीं मानता, क्योंकि उसमें महाराष्ट्र चला गया है पूरा। अब केवल जो है इलाका मेजर की एरियाज हैं उसमें पंजाब है और झारखंड की कुछ सीटें हैं, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है और उड़ीसा है। तो इसलिए अब हमको बहुत एक नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में जो इस देश में अब आकार ले रहा है उस पर हम चाहें तो बात कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जब आप बात कर रहे हैं तो 2 राज्य सामने दिखाई देते हैं, दोनों का नाम आपने लिया, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा ओडिशा। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, ओडिशा की 21 सीटें, दोनों मिलाकर 40 सीटें होती हैं। और क्या ये दोनों राज्य हैं ये किधर भी जा सकते हैं, और इन दोनों राज्यों पर ही क्या बीजेपी की निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि कई बार ये दोनों राज्य बीजेपी के लिए खेवनहार बने हैं। इस पे हम आएंगे अगले चर्चा में। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, जरा जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं, और क्या जो अभी गर्ग साहब कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे इस चर्चा को लेके जा रहे हैं, और उसकी जरूरत भी है, क्योंकि पहले ही चुनाव से यानी फर्स्ट फेज से ही ये चुनाव पैक हो चुका था। अब यहां पर पहले ही दौर से इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा था, जो फेजेस बाय फेजेस, दौर बाय दौर हमने देखा कि वो और मजबूत होता गया। ये सब जगह है, धरातल पे, ग्राउंड पे जाइए आप तो आपको साफ साफ दिखाई देता है। जिस छत्तीसगढ़ में आप बैठे हुए हैं वहां पर आज तक कांग्रेस पार्टी को 2 से ज्यादा सीटें नहीं आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि डबल ले आएगी। तो ये भी है,
यानी कहीं ना कहीं वहां पर भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है दीपक जी, और वैसे ही कई जगह। लेकिन यहां से अब दूसरी बात जो है, जो निर्मला सीतारमण के पतिदेव कह रहे हैं, और हंग असेंबली और बराबर बराबर वाली स्थिति में कौन किस दिशा में जाता हुआ, अगर हंग असेंबली की तरफ यह देश जाता है, बराबर बराबर वाली स्थिति होती है, तब ये दो राज्य क्या गुल खिलाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा आपका इस पे, और अगर आप मुजरा पे कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो जरूर अपनी बात रखिए दीपक जी। राजीव जी देखिए, जी जैसा कि हम कह रहे हैं कि पहले राउंड से ही उनकी बौखलाहट जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा होने के काफी पहले से जो है वो मोदी जी इस चीज को स्पेकुलेट कर चुके थे। उनको एक तरह से अनुमान हो चुका था, क्योंकि पहले तो ये मान के चल रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है ऐसा कोई स्वरूप में नहीं आएगा, विपक्षी कभी एक हो नहीं सकते। उनके अपने समर्थक जो हैं, उनके जो कोर वोटर्स हैं, उनके अपनी पार्टी के लोग भी कभी नहीं मानते थे। इसलिए जब इंडिया गठबंधन बना, उसे शाम को आपको याद होगा कि उन्होंने आनंद फानंद में दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग की, और जिसमें 38 अलग अलग दलों को बुलाया गया। ऐसे भी दलों को बुलाया गया जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं था, संसदीय प्रतिनिधित्व उनका था ही नहीं। और उसके साथ ही आप देखिए अपशब्दों की शुरुआत कैसे हो गई कि पहले ही दिन से उन्होंने उसे घमंडिया और इंडी जैसे शब्दों से नवाजना शुरू कर दिया था। वो ये बतला रहा था कि मोदी जी की आकांक्षाओं के खिलाफ एक विरोधी मंच जो है वो तैयार हो रहा है, और वो होने भी लगा। पहले फेज से अगर हम चुनाव की बात करें तो बौखलाहट शुरुआत से ही नजर आ रही है, लेकिन ये आखिरी जो समय आ गया है, आखिरी चरण लगभग, इसमें एक और एलिमेंट जो है वो शामिल हो गया है, वो है खौफ, डर। ये डर जो है ये भी उनके इसमें वो किस प्रकार से, देखिए इस समय प्रधानमंत्री 3 तरह का दबाव झेल रहे हैं। पहला तो स्पष्ट रूप से विरोधी दलों का झेल रहे हैं, जिन्होंने चारों तरफ से उनकी अच्छे खासी नाकेबंदी करके रखी है। जहां भी जाइए बहुत सारे नेता जो हैं वो उभर कर सामने आ गए हैं, और वो सारे के सारे ऐसे नेता हैं कि वो बिल्कुल वयोवृद्ध जैसे या बिल्कुल कमजोर जैसे नहीं है, वो बिल्कुल नए हैं। और जो वयोवृद्ध है, जिसमें हम मुख्य रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या शरद पवार की बात करें, तो वो नौजवानों जैसा उनमें जो है एक तरह से इस समय सक्रियता नजर आ रही है। लेकिन एक तो उद्धव ठाकरे हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, अखिलेश हो गए। आज देखिए आप उनकी बनारस की जो रैली है, कितनी विशाल रैली थी, कोई मतलब सोच नहीं सकता कि मोदी जी के गढ़ में इस प्रकार से बड़ी रैली हो सकती है। दूसरा उनका जो बड़ा डर है वो अब ये है, और जिसके बारे में हम काफी समय से बात कर रहे हैं, कि अब मोदी जी के साथ उनकी अपनी पार्टी का भी कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं है, उनको कोई एंडोर्स नहीं कर रहा है उनकी बातों को। ये आज या कल से या परसों से नहीं हो रहा है, लंबे समय से हो गया है, क्योंकि मोदी जी के पार्टी के भी जो लोग हैं वो जान गए हैं कि मोदी साहब जिस प्रकार का कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव चाहे वो जीते चाहे हारे, समाज में एक प्रकार से समाज की नजरों से लगभग गिर चुके हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा डर जो है, बौखलाहट के साथ साथ जो मैं कहता हूं कि भय वाला एलिमेंट भी जो शामिल हो गया, वो इसलिए कि राजीव जी आप कल्पना कीजिए कि अगर मोदी जी हार गए, ये सरकार चली गई, तो क्या क्या तरह के केस नहीं है वो सामने आएंगे। मतलब उस अलमारी से इतने कंकाल गिरेंगे कि उन कंकालों को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा जो डर है वो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का होगा। इसलिए हर हालत में उन्हें अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अपने खिलाफ कोई जांच न होए, इन तमाम कोई केस न चले, ये सब करने के लिए भी उन्हें बहुत आवश्यक हो गया है कि वो यह चुनाव जीते। ये जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुद्रा वगैरह जो है, ये देखिए उनकी परवरिश का भी हिस्सा है। वो जिस कल्ट से आते हैं, वो जो आरएसएस का जो कल्ट है, जो संप्रदाय है, वो इसी तरह का उनकी एक मानसिकता है। केवल महिलाएं नहीं, महिलाओं के अलावा अल्पसंख्यकों के बारे में, दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, वंचितों के बारे में, गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में, ये सारा का सारा एक प्रकार से उसके विरोधी वो माने ही जाते हैं। लेकिन सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन होती है? वो महिला होती है। इसलिए वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेके कांग्रेस की विधवा से लेके वो मुजरा तक आ गए हैं। अभी एक चरण बचा है, अभी आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एंड नहीं है, ये समापन नहीं है। इसके आगे उनके पास और बहुत सारी कई तरह की चीजें कहने की भी गुंजाइश है। तो मुझे नहीं लगता कि मुजरा जो है ये कोई समाप्ति पर है। पता नहीं और क्या क्या शब्द ले आए, क्या क्या चीज न ले आए। और अंतिम बात मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि उनको जो सलाह दी जा रही है कि उनको जो है किसी मनोचिकित्सक के पास भेजना चाहिए, इलाज कराना चाहिए,
तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि उन मनोचिकित्सकों पर भी रहम करना चाहिए हमें, क्योंकि मनोचिकित्सकों के पास मोदी जी को अगर भेजा जाएगा तो मुझे मनोचिकित्सक की अपनी जो मानसिक दशा है वो खराब होने के पूरे चांसेस मुझे लगते हैं, क्योंकि मोदी जी उस हद तक चले गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सारी शालीनता खत्म कर दी है। हम लंबे समय से देख रहे हैं कमजोर से कमजोर प्रधानमंत्री भी इस देश में आए, लेकिन उन्होंने शालीनता के साथ चुनाव लड़ा। अगर हारे तो बहुत शालीनता से उन्होंने अपने त्यागपत्र दे दिया, वो चले गए। लोगों ने उस चीज को, 2-3 चीजों को कभी भी टच नहीं किया, लोकतंत्र को, और इस प्रकार की जो पद की जो गरिमा है, उस गरिमा को कमजोर से कमजोर प्रधानमंत्रियों ने भी बचा के रखा था। मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सारा का सारा मामला जो है वो खराब करके रख दिया। जो राजनीतिक संस्कृति है इसको सुधारने में राजीव जी कई बरस लग जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ जो भय है वो भी अब मोदी जी के मन में आ गया है, इसलिए उनकी स्थिति ये हो गई। राजीव जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। एक भय, एक डर तो है बना हुआ है और कहीं हार जाए, क्योंकि अभी पिछला जो 15 अगस्त बीता है उसमें उन्होंने बड़े शान के साथ कहा था कि अगले साल मैं ही झंडा फहराऊंगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे वादे वो कर चुके हैं, और ऐसे में क्या होगा अगर नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो। लेकिन क्या अभी उसमें तो देर है, क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आना है, तब पता चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण और तथ्यों के आधार पर तथ्यपरक विश्लेषण करते हैं और उसी आधार पर हम अपनी बातें यहां रख रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा जल्दी से आपके पास भी आना चाहता हूं एक छोटे कमेंट के लिए, और आपसे भी समझो, क्या आपको लगता है कि 7वां फेज आते आते नरेंद्र मोदी जो अभी आज 6वें फेज में जो अपनी बात बिहार में कर रहे थे, क्या इससे भी ज्यादा अपनी भाषा की मर्यादा को तोड़ते हुए नजर आएंगे वो? निश्चित तौर पर राजीव जी, अभी तो मुजरा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब कुछ और भी लेकर के आएंगे बीच में चीजें। मुजरा लेके आए अभी, अब फिर कुछ और लेके आएंगे। ये भाषा का स्तर उनका लगातार गिर रहा है राजीव जी। हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा की थी पहले चरण के बाद ही कि प्रधानमंत्री दूसरे चरण के बाद जब उनकी भाषा गिरना शुरू हुई थी कि ये 7वां चरण आते आते लगातार उत्तरोत्तर इनकी भाषा गिरती चली जाएगी। तो ये भाषा गिर नहीं रही है, बल्कि जो उनकी असली भाषा है मुझे लगता है शायद वो निकल करके सामने आ रही है। एक आवरण ओढ़ा हुआ था, वो आवरण जो है वो गिरता चला जा रहा है। और जैसे जैसे ये चुनाव आगे और बढ़ेगा, अभी आखिरी चुनाव बचा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की सीट वाराणसी जो है वो भी शामिल राजी थी। आज जिस तरीके से वहां डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ है और जिस तरीके से वहां भीड़ उमड़ी है दोनों को देखने के लिए, उनके साथ साथ भीड़ ने कदमताल किया है राजीव जी, उससे नरेंद्र मोदी की वहां से कहा जाए कि हत्थे उखड़ रहे हैं उनकी एकदम से। ये समझा जा सकता, लग रहा है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी भी हार रहे हैं और अखिलेश यादव जो दावा कर रहे थे कि हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, लगता है कि वो सच साबित होने जा रहा है। तो अब यह दावा हम नहीं कर सकते कौन 80 की 80 सीटें जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं और जो जनता का मूड देखने को मिल रहा है उससे ये निश्चित तौर पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार की तरफ बढ़ रही है। इसमें कोई दो राय मालूम नहीं पड़ रही जी। कुल मिलाकर के आज 6ठा चुनाव हुआ है। आज के बाद अब देखिए आप किस तरीके से प्रधानमंत्री को जो 4-5 दिन मिलेंगे उसमें उनकी भाषा और किस तरीके से गिरती है। कुल मिलाकर के मसला यही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। ये भी उन्होंने कहा कि आपको पुण्य नहीं मिलेगा अगर आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो ये जो बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल का जो भेद है उसमें ये पुण्यात्मा वाली बात भी हो रही है। खैर बढ़ते हैं आगे और ज़रा अब जिस तरफ गर्ग साहब लेके जा रहे थे उसी दिशा में बढ़ते हैं। और पहले ज़रा प्रेम कुमार जी आपसे समझूं, एक बात मेरे दिल में भी ये बार बार आ रही है और ज़रा आप लोग और ओपन कीजिए। ये जो 2 स्टेट हैं, ओडिशा 21 सीटें, आंध्र प्रदेश 25 सीटें, दोनों मिलाकर 46 सीटें, और बीजेपी के लिए ये दोनों राज्य बहुत कई बार बिल्कुल जो खेवन हार कहते हैं ना वो साबित हुई हैं। और चाहे राज्यसभा में कोई मामला अटका हो या लोकसभा में अटका हो या सरकार बनानी हो, इन सब में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों राज्य बहुत मजबूती के साथ खड़े नजर आए हैं। 8 सीटें, 21 में से 8 सीटें थी पिछली दफ़ा 2019 में बीजेपी के पास ओडिशा की,
लेकिन उधर आंध्र प्रदेश में एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं थी। इस बार टीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन है और कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि टीडीपी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी जो है वो सत्तारूढ़ भी है और चूंकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों में विधानसभा चुनाव भी हैं, उस लिहाज से भी इसको समझें। और जरा आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये दोनों राज्य बीजेपी के साथ जा सकते हैं? देखिए राजीव जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो चलती हुई सरकार का समर्थन करना और दूसरा आने वाले समय में जो बदलाव होने वाले हैं, संभावित बदलाव हैं, उसके बाद उसकी क्या संभावना रह जाती है वो। अब तक जो केंद्र की बीजेपी सरकार को समर्थन बीजेडी या वाईएसआर कांग्रेस से मिला, उसकी मूल वजह थी कि उनकी राजनीति जो खड़ी हुई थी वो कांग्रेस को रिप्लेस करके दोनों आई हुई पार्टियां थी, उड़ीसा में भी और आंध्र प्रदेश में भी। बल्कि वाईएसआर के पिता तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और वो एक अपना अलग ये है, लेकिन कांग्रेस से अलग उन्होंने एक पार्टी खड़ी की और उसमें सफलता पाई। तो ये उस हिसाब से बीजेपी को उन्होंने किया। लेकिन अब जो है राजनीति दोनों प्रदेश की बदली है। उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी उनके बीजेडी की प्रतिद्वंदी है और आंध्र प्रदेश में भी एक जो गठबंधन बना वो प्रतिद्वंदी बनकर के सामने है। इसके बावजूद तीसरा दल के रूप में कांग्रेस अपने आप को दोनों ही प्रदेशों में रिवाइव कर रही है। तो केंद्र में किसकी सरकार बनेगी या बन सकती है, उसको देखते हुए इनका रुख होगा। जब एब्सोल्युटली जब लगता है कि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार होनी है तो उसमें बीजेडी का समर्थन आ जाता है, सरकार मजबूत हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब, जैसा कि परकला प्रभाकर बता रहे थे कि ऐसी स्थिति जबकि एक किसी के समर्थन से कोई सरकार बन सकती है या गिर सकती है, उसमें बीजेडी की प्रायोरिटी क्या होगी, बीजेपी या कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन, ये एक बड़ा सवाल है। तो चूंकि बीते दौर में भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ बहुत डिविजिव पॉलिटिक्स खेली है, हर राजनीतिक दल के साथ, इवन बीजू जनता दल के साथ भी जो गठबंधन होते होते टूटा और उसके बाद जो उनके एकदम नजदीकी जो ब्यूरोक्रेट्स टर्न्ड पॉलिटिशियन जो हैं, मैं नाम अभी याद नहीं कर पा रहा, पांडियन करके नाम है उनका पूरा, तो वो जो है उनके लिए जो इन्होंने ये किए, छापेमारी कराई, सीबीआई के छापे पड़े, तमाम तरह से चीजें हुई, तो वो एक बदले की पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल करने वाले सिचुएशन में जा रहे थे। लेकिन समय रहते उन लोगों ने अपने आप को बीजेपी से दूर किया। तो ये जो अनुभव है, इवन वाईएसआर कांग्रेस के साथ भी मतलब ऐसा, चूंकि मजबूरी में वो समर्थन दे रहे थे, दोनों में लगभग एक जैसी स्थिति है। तो हम ये देखते हैं कि उनकी पहली चॉइस उस केस में बीजेपी नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बीजेपी ने अपने तमाम सहयोगियों को खत्म किया है, कमतर कट शॉर्ट किया है और उनकी राजनीति को तब्दील किया है। बल्कि बीजेपी तो अब ऐसी पार्टी के रूप में उभरी जिसने कि अपने सहयोगी दलों को कमल के फूल पर चुनाव लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि वो हमसे अलग ना हो सके और उनकी पार्टी को हम जब चाहे तोड़ सके। बीजेपी ऐसी पार्टी के रूप में उभरी जिसने जेडीयू के अध्यक्ष तक को बिना नीतीश कुमार से पूछे हुए राज्यसभा में भेजा, जिसके अलग बात है कि अलग हटे, फिर शामिल हुए, फिर बीजेपी के पास गए, ये अलग चीज है। लेकिन बीजेपी ने ये किया, एलजेपी को तोड़ा, अकाली दल को अपने से अलग किया, उसके भी अलग कारण है। हर जगह हर पार्टी में घुसपैठ की और अंदर में खाने में घुस करके लड़ाई लगवाने का काम किया और डिविजिव पॉलिटिक्स की बांटने का काम किया। तो पूरी नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स को चूंकि ये लोग भोग चुके हैं, इसका खामियाजा भुगत चुके हैं, तो इनकी प्रायोरिटी नहीं होगी जब उनको डिसीजन लेना होगा कि कांग्रेस की तरफ जाना है या बीजेपी की तरफ जाना है। अगर एक तरफा किसी को बहुमत है तब का निर्णय अलग हो सकता है, लेकिन बीच में अगर है तो इनका निर्णय निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। और इतना ही नहीं, जो एनडीए में हैं
उनमें से भी कई दल में जैसे जेडीयू सबसे पहले है जो छोड़ करके आएगी इंडिया गठबंधन के पास में, एलजेपी या जीतन राम मांझी या जितने बिहार के जो हैं घटक दल, वो इंडिया गठबंधन में बहुत आसानी से चले आएंगे, जो राष्ट्रीय जनता दल के करीब रहे हैं और पहले भी उनके साथ ही रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश में जो बाकी छोटी छोटी पार्टियां बनती हैं वो भी इंडिया गठबंधन के पास आएंगी, जो आज नहीं है। तो इस तरीके से हमें लगता है कि एक नए किस्म की सियासत का जन्म होगा। जैसे ही कांग्रेस रिवाइव करेगी, इंडिया गठबंधन सत्ता की ओर पहुंचेगी या आसपास भी पहुंचेगी। जी बिल्कुल, बिहार का जिक्र आप कर रहे थे, जरा तेजस्वी यादव ने आज क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं और जल्दी से आते हैं प्रोफेसर रविकांत जी के पास, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तेजस्वी यादव को सुनिए। हेलीकॉप्टर से घूमने का समय जैसे ही पूरा होगा वैसे ही जेल जाएंगे। कौन? प्रधानमंत्री ने कहा। कौन? आप। अच्छा, हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी, हमारे भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ है। डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। जीत गए। अरे बीजेपी सफा चट। अपने अंदाज में यहाँ पर तेजस्वी यादव बीजेपी सफा चट और यहाँ से क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि ये सब जेल में रहेंगे 4 तारीख के बाद, और जैसे ही हमारी सरकार अभी तीसरा टर्म लेकर आएगी उसके बाद, और इसी पर ये सवाल पूछा जा रहा था। प्रोफेसर रविकांत जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, बिहार की राजनीति से लेकर अगर आंध्र प्रदेश और ओडिशा की राजनीति तक देखा जाए तो क्या कुछ आपको दिखाई देता है? देखिए, राजनीति तो अब जहां जा रही है, जहां लोग लेकर के जा रहे हैं, वो तो अब साफ दिख रहा है। अब कोई शक बाहर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जो तय कर रहा है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आपको बहुत आश्चर्यजनक नतीजे उत्तर प्रदेश से मिले। महाराष्ट्र से बहुत आश्चर्यजनक नतीजे मिलने जा रहे हैं, और बिहार भी लगभग उसी तरह के नतीजों की तरफ है। बंगाल में जो हुआ आज, ईवीएम किसी भाजपा नेता के घर में ही पहुंच गई थी, टैग लगा हुआ था, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन पूरे भारत की राजनीति अब बदल चुकी है। और आज का जो चरण है, मुझे लगता है वो फैसला कुन है। अब कुछ आखिरी चरण में जो भी होना है वो उसी की एक तरह की पुनरावृत्ति होगी। इंडिया अलायंस में जो कॉन्फिडेंट आपको दिख रहा है अभी, चाहे कल्पना सोरेन को आप देख लीजिए, उनकी जो आपने बाइट दिखाई थी, तेजस्वी यादव का आप कॉन्फिडेंस देख लीजिए, मोदी जी के अपने क्षेत्र में जो रैली चल रही है, रोड शो जो चल रहा है प्रियंका गांधी का, आप उसमें हुजूम देख लीजिए। दरअसल ये जो चुनाव है वो बदलाव के लिए हो रहा है, और बदलाव के लिए इसलिए क्योंकि लोगों को 10 साल में जो जख्म मिले हैं, आज भी क्या लोग भूले हैं कोरोना काल की उस आपदा को, जहां मोदी जी जो अपने आप को अभी कह रहे थे कि पुण्य कमाना है, तो अब घोषित ही कर दें वो अपने आप को। हालांकि वो इशारों में बहुत कुछ कह चुके हैं कि बायोलॉजिकल, जब मेरी माँ थी तो मुझे लगता है वो कह देना चाहिए उनको कि मैं तो अवतार हूं, और अगर आप मुझे वोट नहीं करते हैं तो आपको फिर पाप लगेगा। ये भी उनको बोल देना चाहिए। शायद हो सकता है कि आखिरी क्षण में ये बात बोलें, लेकिन लोग कितने विवेकशील हैं कि वो अपने हितों को लेकर के
न सिर्फ चिंतित हैं बल्कि बेहद समझदार हैं और उनके लिए जो उन्हें राइट मिला हुआ है उसका इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं। अब मोदी जी को जो लगातार डरा रहे हैं वो केवल दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को डरा रहे हैं। काहे से डरा रहे हैं कि साहब आरक्षण चला जाएगा और हम मरते दम तक आरक्षण की रक्षा करेंगे। अरे आपकी तो जो पूरी फेहरिस्त है आरएसएस से होते हुए भाजपाइयों तक की, वो तो लगातार आरक्षण को खत्म करने की बात करते रहे हैं। कोई आरक्षण की कभी समीक्षा की बात करता है? खुलेआम जो आपने बाबा पाल रखे हैं, और ये मुझे कहने में कोई शिकवा, कोई डर नहीं है, जिनको आप सम्मान देते हैं, वो बाबा खुलेआम ये कहता है कि ये आरक्षण खत्म करना चाहिए और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं सबसे पहले ब्राह्मण हूं। तो ऐसे लोगों को, और भी तमाम इस तरह के लोग जो कहते हैं कि मुसलमानों का नरसंहार होना चाहिए, संविधान के रूप में मनुस्मृति लागू होना चाहिए, तो आपने जिन लोगों को संरक्षण दिया, वो चाहे आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हों, चाहे आपके सांसद हों, चाहे आपके समर्थन में खड़े हुए बाबा हों, इन तमाम लोगों को जो आपने चाहा वही कहलवाया, जो उनकी अपनी मानसिकता है वो भी, तो आज आप बड़ा ढोंग कर रहे हैं कि साहब दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हम आरक्षण नहीं जाने देंगे। क्या इस बात को दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं समझता है? वो इस बात को महसूस कर रहा है कि आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, आपने आरक्षण को बेमानी बना दिया। जब आज राहुल गांधी सरकारी नौकरियों को बहाल करने की बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो इस देश का समूचा नौजवान झूम रहा है। उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई आकांक्षा पैदा हुई। वरना आपको ऐसे बहुत सारे नौजवान मिलेंगे जिनकी आयु भी अब खत्म हो गई है फौज की भर्ती देखने की। बेचारे दिल्ली भटकते हैं, मुंबई भटकते हैं, वहां पे क्या काम करेंगे, वो भी काम नहीं मिल रहा। गांव में बैठे हुए हैं, अब 5 किलो राशन की लाइन में खड़े हैं। सोचिए उनका दिल क्या बोलता होगा जी। तो उनका, अब मैं पाप और पुण्य की भाषा में बात करूं तो जो नौजवान भटक रहा है, जिसकी आपने नौकरियां खा ली, उसका पाप लगेगा मोदी जी को कि नहीं लगेगा? मणिपुर की जिन महिलाओं का नग्न प्रदर्शन किया, जिनके साथ रेप हुए, जिनके घर जलाए गए, उनका पाप लगेगा मोदी जी को कि नहीं लगेगा? जिन महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हुए और आप के साथ बैठा हुआ सांसद वहां अट्टहास कर रहा था पार्लियामेंट में, आपने उसके बेटे को टिकट दे दिया, आपको यह पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बहुत बड़े शक्ति की बात कर रहे थे और अब आप मुजरा पर आ गए। ये जो शब्द है, ये तमाम महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द है। तो ये पाप आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? ये हालांकि ये मेरी अपनी वर्डिंग नहीं है, मैं पाप और पुण्य जैसे इस तरह की थ्योरी में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर लोगों को आप धर्म भीरू समझते हैं और सोचते हैं कि ये कह करके आपको वो वोट दे देंगे, तो लोग ये भी जानते हैं कि जब घुसपैठ हुई चाइना की, तो लद्दाख में क्या हुआ, कितने हमारे सैनिक शहीद हो गए। पुलवामा में जो शहीद हुए थे 40 सैनिक, उनका हिसाब किताब आज तक आपने नहीं दिया, और वो उस एयर स्ट्राइक करके आपने चुनाव जीत लिया। इसका जवाब दे कौन है? किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए, उसका आपको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ तो लोगों की जान हथेली पर है, और आप चुनाव जीत ले, राज सत्ता हासिल करने के लिए जो पूरा भय का वातावरण बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश की जनता ने बखूबी समझ लिया है, और इसीलिए देश की जनता चुनाव लड़ रही है। इंडिया अलायंस को तो शायद कॉन्फिडेंट भी नहीं था जनवरी महीने में कि हम चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। उन्होंने तो हथियार उस समय डाल रखे थे कि साहब मंदिर का इशू चलेगा, लेकिन असल में मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी का, असल में मुद्दा संविधान और लोकतंत्र को बचाने का, आरक्षण को बचाने का हो गया, और उसने नरेंद्र मोदी के पैरों से जमीन खींच ली और लोगों ने मोदी को नकार दिया पूरे तरीके से। अब बस 4 तारीख का इंतजार है जब नतीजे आए।
रिजल्ट का इंतजार है, आखिरी मुहर का इंतजार है कह सकते हैं 4 तारीख को। और लेकिन उससे पहले समीकरण क्या बन रहे हैं, आने वाले समय में क्या समीकरण बन सकते हैं, जल्दी से प्रशांत टंडन जी, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए गर्ग साहब के पास आता हूं। प्रशांत जी, क्या समीकरण बनते हुए देखते हैं आप? बहुत संक्षेप में अपनी बात करूंगा कुछ इंडिकेटर्स के साथ। जी, छठे फेज का आज मतदान हुआ, स्टॉक मार्केट आज भी लाल पे ही बंद हुआ है। दूसरी बात कि अब जो हो रहा है, यानी छठे चरण के बाद और आखिरी जो पहली जून को चुनाव होगा, ये मतदान होगा, अब मतदान एक औपचारिकता है, वो होगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा, जिनको प्रचार करना है लोग करेंगे। दिल्ली में तैयारी अब 4 तारीख के बाद की शुरू हो गई और यही इंडिकेशन जो मिल रहे हैं कि कल तक जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ भी थे, वो भी अब कुछ कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं। अचानक से प्रशांत किशोर आ गए, वो कुछ फिगर्स की बात करने लग गए। अगले 24 घंटे में आप देखिएगा और कुछ भी इंडिकेशंस आपको मिलेंगे। अब ये माहौल बनाया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी को, स्टेक होल्डर्स को किस तरीके से हम रखें कि सरकार हम ही बना रहे हैं। दूसरी बात, एक इंडिकेशन और है कि 5वें फेज तक सुप्रीम कोर्ट तक जाके कहा है कि हम नहीं देंगे डेटा, हम परसेंटेज ही देंगे। चुनाव आयोग ने अब से कुछ देर पहले प्रेस रिलीज जारी करके एक्चुअल डेटा अब तक का दे दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन कुछ ये भी एक इंडिकेशन है कि अब चुनाव आयोग को भी चिंता है और अगले 2-3 दिन के अंदर, सोमवार के बाद से बड़े स्पष्ट संकेत मिलेंगे कि दिल्ली में होने क्या जा रहा है। बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया है, मीडिया का आप एक रुख आप देख रहे हैं कि तस्वीरें रायबरेली में खींच गई प्रियंका गांधी के साथ, वो भी आप देख रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पे हम लोग चर्चा राजीव जी कर चुके हैं, फिर मैं उसको रेखांकित करना चाहता हूँ। नड्डा जी ने जो कहा है कि ये आरएसएस से अलग है, बीजेपी अलग है, आरएसएस अलग है, अब उसका समय अब आया है और वही है। देखिए 3 लोग हैं यहाँ पे, बीजेपी के अंदर गुजराती लॉबी, यानी मोदी और अमित शाह की बीजेपी, बाकी बीजेपी और आरएसएस, ये 3 प्लेयर्स के बीच में खींचतान है। और अब ये तय हो रहा है कि बीजेपी को बहुत उनके जो लिबरल असेसमेंट भी हैं, वो भी बहुमत की भूमिका नहीं दे रहे हैं। तो अगर उनको बहुमत की भूमिका तक, बहुमत के संख्या तक नहीं ले जा रहे हैं, तो बहुत कुछ तय आरएसएस भी करेगी, तय वो वाली बीजेपी भी करेगी जो गुजराती लॉबी के अलग वाली बीजेपी है। वो अभी खामोश है, छोड़ दीजिए उसको। जिस दिन ये संदेश जाएगा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का मालिक बदल गया, उस दिन घड़ी की सुई बहुत तेजी से चलेगी, घंटे वाली सुई सेकंड के स्पीड से चलेगी। तो ये कुछ संकेत जो है वो आ रहे हैं और हमको वॉच करना होगा। अगले 2, 3, 48 घंटे में बहुत स्पष्ट संकेत आपको मिलने लगेंगे कि 4 तारीख को दिल्ली में क्या हो रहा है। जो कुछ भी होगा वो दिल्ली का स्टेज अब बनना शुरू हो गया है। राजीव जी, दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है। गर्ग साहब, जरा उसी तरफ आता हूं फिर से जिधर आप पिछले हफ्ते भी इशारा कर रहे थे, 4 जून के बाद या 4 जून की शाम, यहाँ से क्या कुछ और अब दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है। और इसके अलावा राज्यवार अगर देखें समीकरण क्या बन रहे हैं और
ज़रा अपने विचार इस पे ज़रूर थोड़ा सा और ओपन कीजिए कि क्या कुछ आपको दिखाई देता है। और आप कह भी रहे हैं कि चुनाव जो है वो अब पैक हो चुका है, लेकिन बहुत लोगों के अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। और जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये एक मैसेज देने की कोशिश कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, शायद उसको अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश मात्र कही जा सकती है। लेकिन यहाँ से आगे 2-4 दिन वो कितने इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं? देखिए, आपने एक पॉइंट उठाया, वो उसको थोड़ी क्लैरिटी कर देते हैं। आपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का पॉइंट उठाया है जी। उड़ीसा में बीजेपी के पास अभी 21 में से 8 सीटें हैं और बीजेडी मतलब पटनायक की पार्टी के पास 12 हैं और कांग्रेस के पास 1 है। उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। मतलब आंध्र और उड़ीसा में 2 चीजें हो रही है कि वहां विधानसभा भी हो रही है और लोकसभा भी हो रही है। अभी 6 मई को प्रधानमंत्री की बेरहामपुर में वहां उड़ीसा में एक सभा हुई। 2 घटनाएं हुई हैं उड़ीसा में। बेरहामपुर में 6 मई को जो सभा हुई उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून को उड़ीसा को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और 10 जून को उसकी शपथ हो जाएगी। उनका इशारा इस बात पर था कि नवीन पटनायक नहीं बनने वाले हैं और बीजेडी की सरकार नहीं बनने वाली है उड़ीसा में। दूसरा किस्सा यह है कि पूरी सीट पर संबित पात्रा जो लड़ रहे हैं, उन्होंने भगवान जगन्नाथ को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर वहां बवाल मचा हुआ है। संबित पात्रा ने यह कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी प्रधानमंत्री के भक्त हैं या फैन हैं। पूरा उड़ीसा हिला हुआ है अभी ये जो चल रहा है और पात्रा ने माफी मांगी है, उसके बाद भी वो शांत नहीं हो रहा है। उड़ीसा में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, वहां कांग्रेस भी है, बीजू जनता दल भी है और बीजेपी भी है। हमको ये मान के चलना चाहिए कि बीजू जनता दल इस मर्तबा किसी भी स्थिति में बीजेपी का समर्थन, एनडीए का समर्थन नहीं करेगा। इतना ज्यादा हॉस्टिलिटी पैदा हो गई है उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी के बीच में कि संभव नहीं है उसमें। मतलब जो उड़ीसा में संभव है वो ये कि बीजेपी के पास जो 8 सीटें हैं उसमें भी और कमी हो जाए और कांग्रेस की 1-2 सीटें बढ़ जाएं। तो इसलिए जो आप एक बात कह रहे हैं उड़ीसा की, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज आपने आंध्र की कही। आंध्र में वाईएसआरपी के पास 22 सीटें हैं 25 में से और तेलुगु देशम पार्टी के पास 3 सीटें हैं 25 में से। कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है और बीजेपी के पास भी एक भी सीट नहीं है। तेलंगाना की जीत के बाद आंध्र में पूरे समीकरण बदल गए हैं और इनकी जो बहन है जगन की, वाईएस शर्मिला, वो कांग्रेस के लिए जो काम कर रही है वो जबरदस्त वहां काम कर रही है और रेवंत रेड्डी भी वहां काम कर रहे हैं जी। आंध्र प्रदेश में इस बार जो वोटों का बंटवारा होगा वाईएसआरपी, जगन और तेलुगु देशम पार्टी के बीच में होगा। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। चंद्रा बाबू को जगन ने जेल में डाल रखा था किसी घपले में और वहां दोनों के बीच में दुश्मनी ऐसी है कि अगर तेलुगु देशम सत्ता में आ गई वहां राज्य में तो सबसे पहला काम वो ये जगन से बदला लेने का करेंगे कि जगन को जेल में डालें।
एनडीए के साथ तेलुगु देशम पार्टी का समझौता है, तो वहां पर और एक फिल्म स्टार की जो पार्टी, शायद पवन कल्याण की पार्टी, वो भी इनके साथ है। तो आप ये मानकर चलिए कि तेलुगु देशम अगर बीजेपी के साथ है तो वाईएसआरपी का समर्थन तो हो ही नहीं सकता एनडीए को। और आंध्र में और उड़ीसा में इतनी सीटें नहीं मिलने वाली है बीजेपी को अकेले या टीडीपी को अकेले कि वो एनडीए की मदद में आ सके। तो इसलिए ये जो दो फैक्टर हैं उसको आप निकाल दीजिए। और तीसरा फैक्टर जो है वो मायावती का है। मैं नहीं जानता कि मायावती, ये प्रोफेसर रविकांत ज्यादा बता सकते हैं, प्रेम कुमार जी ज्यादा बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती का जो फैक्टर है कि उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं और वो बीजेपी की कितनी मदद कर सकती हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो मायावती का जो फैक्टर है इस बार कुछ काम करेगा उत्तर प्रदेश में सीटों के मामले में। वोट शेयर के मामले में नहीं कह रहा हूं। पिछली बार उनको 10 सीटें मिली थी, इस बार मिलेगी कि नहीं, वोट ट्रांसफर कितना होगा इंडिया को, जो जाटव वोट है और यादव वोट है जो मायावती जी के पास है, वो कितना ट्रांसफर होगा, मैं उसके बारे में नहीं कहता जी। 4 तारीख के बाद मेरा ये मानना है कि 4 तारीख दूर है। मैंने अपनी पहली बातचीत में भी कहा था कि पूरा का पूरा परिदृश्य जो है कल से बदल जाएगा दिल्ली में। मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 तारीख तो अब एक उसमें फाइनल उस पर टच मिलने वाला है। पूरा दिल्ली, अब जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है पावर का और एक्टिविटीज का, वो पूरा का पूरा दिल्ली में होने वाला है। इसमें केवल 2 ऑप्शंस हैं राजीव जी, और 2 ऑप्शन ये है जो मैंने कहा कि जो रुझान बता रहे हैं छठे चरण तक के, उसमें तो इंडिया अलायंस को बहुमत मिल रहा है। वो हाइपोथेटिकल है। जो चीज हाइपोथेटिकल नहीं है और जो लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत में है, वो ये कि मोदी जी या बीजेपी या एनडीए अगर तय कर ले कि सत्ता नहीं छोड़ना है कम वोट में, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर वो बनते हैं, बीजेपी या बनती है या एनडीए अलायंस बनता है, और राष्ट्रपति महोदया उनको बुलाती हैं सरकार बनाने के लिए, उस स्थिति में देश में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी जी। और इस मामले में चर्चा शुरू हो गई है कि राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है आने वाले दिनों में। मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि पूरा का पूरा जो मामला है अब जो बन रहा है वो ये कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या ग्रुप के तौर पर अगर एनडीए उभरता है तो, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी इमर्ज होती है, तो क्या पिक्चर बनता है, उसमें राष्ट्रपति भवन की क्या भूमिका रहती है, और अगर एनडीए तय कर ले कि भाई हमको सत्ता नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर, तो क्या सिचुएशन बनती है। लोगों ने इस बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया है, और ये सब मैं कोई किसी प्रमाण के आधार पर नहीं कह रहा हूं, मैं अनुमान के आधार पर कह रहा हूं कि इस तरह की बातचीत अब शुरू हो गई है, जो उसको हमको आज चूंकि दिल्ली में है, प्रशांत जी दिल्ली में हैं, आप बेहतर जानते हैं कि कल से वहां क्या होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल
2 तारीख को वापस जेल पहुंच जाएंगे जी। 1 तारीख तक वो हैं बाहर। 2 तारीख के बाद और 4 तारीख के बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट पॉलिटिकल होने वाले हैं, तो इसलिए वो कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगे और कल से क्या होगा दिल्ली में, वो आप ज्यादा जानते हैं। मैं तो बहुत दूर बैठा हूं, मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं चीजों को देख के। पर 7वें फेज का कोई बहुत ज्यादा, मैंने कहा कि जिसको कहना चाहिए ना कि ब्रेड पर बटर लग गया है, जैम लगाना हो या और चीजें डालना हो तो बात अलग है, पर ब्रेड की सिकाई हो गई है। और इसलिए अब पूरा का पूरा गणित जो आप देख रहे हैं पीएम की भाषा में, जो देख रहे हैं आपने, जो तेजस्वी का दिखाया, तेजस्वी जो कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तेजस्वी ने जो कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप नजरअंदाज मत करिए। इसलिए मत करिए कि इस देश का ये पहला अनुभव नहीं होगा। जिन लोगों ने देखा है 1975 का ज़माना और तमाम चीज़ें देखी है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें नई नहीं हैं। ये जो नई जनरेशन है जो 30 साल, 40 साल, 50 साल की है, उसके लिए ये सब चीज़ें नई है जी। मेरे लिए नई नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देख चुका हूँ जी। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं ये। लेकिन अब दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है, और दिल्ली में जो चाहे इंडिया गठबंधन का पक्ष हो या एनडीए का पक्ष हो, खासकर नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी का पक्ष हो, वो उनकी गतिविधियां क्या रहती हैं। 7वां फेज जो है, सबकी निगाहें उधर ज़रूर टिकी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा 7वें फेज में जो सबसे ज़्यादा निगाहें जहां टिकी हुई हैं वो है वाराणसी। और वाराणसी में आज रोड शो आपने देख लिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार अपने उसके बाद नॉमिनेशन के बाद वहां वाराणसी से हो आए हैं, यानी उनको भी कहीं ना कहीं एक डर तो सता ही रहा है। इस बीच आपको इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक 59.26% की वोटिंग हुई है। पूरे जो आज का जो 6वां पेज था, 59.26% की पोलिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में 78.19%, उत्तर प्रदेश में 54.03%, ओडिशा में 60% और दिल्ली में 55%, और दिल्ली में 55% है। लेकिन इसमें जो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी वाला एरिया यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, वहाँ सबसे ज़्यादा 59.09%। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि कौन जीतता है। कन्हैया कुमार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार में 53% है, हरियाणा में 58% है, जम्मू कश्मीर में 52% है, झारखंड में 63% है। तो इस ढंग से ये नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 7 चरणों में मतदान है, और अभी लास्ट फेज में भी आप मतदान देखेंगे कि इन तीनों राज्यों में तो हैं ही। उसके अलावा लास्ट फेज में पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है। ये राज्य हैं जहां पर लास्ट फेज में मतदान अभी होना है। 57 सीटें हैं अंतिम फेज की, और 57 सीटों पर उतना सबकी निगाहें तो टिकी हैं, और सबसे ज़्यादा निगाहें जो टिकी हुई हैं वो है वाराणसी पर। और वाराणसी में और विपक्ष इंडिया गठबंधन क्या कुछ करता है वो देखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अब सबकी निगाहें 4 तारीख पर जाके टिक रही हैं, और उससे पहले दिल्ली की गतिविधियां, हलचल और क्या तैयारियां चल रही हैं उस पर खबर तो आप लोग सुन ही रहे हैं। और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी डबल कर दी गई है, और पहले जो सिक्योरिटी थी उसको हटाकर दूसरी सिक्योरिटी रख दी गई है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आगे फिर करेंगे। तो चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे 7 RCR हो, जिसका नाम अब बदल चुका है, लोक कल्याण मार्ग रखा जा चुका है, और ऐसे और भी जगहों